Hello everyone, hope everyone is doing great. Welcome to the next video. लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक किया हुआ था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 105 या फिर हमारे पास टाइम हो गया तो 110 तक कवर कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमने स्किप करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में जो है ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 90 से। क्वेश्चन नंबर 90 में जो हमने किया था एक फिगर था उसी से रिलेवेंट है। तो ये पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिगर देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द इवेंट 4 का हमें अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम तो फिगर 19.13 के अंदर हमने देखना है और उसमें इवेंट 4 का हमने अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमने निकालना है। तो लेट्स सी फिगर 19.13। वेयर इज ये 19.13। तो इसके अंदर हमने इवेंट 4 का, ये इवेंट 4 है, इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमने निकालना है इवेंट 4 का। फिगर 19.13 ही बोला हुआ ना, राइट? ठीक हो गया। तो इसके अंदर आप देख लें, इवेंट 1 इसका स्टार्टिंग इवेंट है और इवेंट 4 का हमने अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो इसका हम लोगों ने जैसे जिक्र किया हुआ था कि अब ये इवेंट 4 जो है तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं जब 1, 3, 2 ये तीनों इवेंट कंप्लीट हो जाएं। ठीक हो गया। और इसका क्रिटिकल पाथ हमारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट टाइम टेकिंग पाथ जो होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए भी हम क्रिटिकल पाथ ही देखेंगे। तो 1, 2, 3, क्योंकि 4 को स्टार्ट करने के लिए हमें 2 और 3 कंप्लीट करना लाजमी है, राइट? अब हम इस पाथ को अगर देखें 1, 2, 4, तो इसमें 3 अब ये इस पाथ में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अगर हम 1, 3, 4 देखते हैं, इसमें फिर 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हमारा जो पाथ होगा 1, 2 देन 3 देन 4 ये वाला पाथ होगा, राइट? तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इस पाथ के ड्यूरेशंस को ऐड करना होगा, लाइक 4 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए 5, तो ये 9 डेज हो गई। 3 से 4 के लिए 7 डेज, तो ये टोटल हो गए आपके 16 डेज। तो इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 16 डेज होगा। तो लेट्स सी इसमें कोई ऑप्शन 16 है या नहीं है क्वेश्चन नंबर 91। तो earliest expected time for event 4 will be 12 wrong, 10 wrong, 16 हमने निकाला था, राइट? So option B will be the right answer, 16 days. Earliest expected time will be 16 days, मतलब उसमें यूनिट जो भी लिखा हुआ है, डेज लिखा है, 16 डेज होगा और 16 आवर्स होगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को हम टी से शो करते हैं। टी शोज टाइम, ई इज अर्लीस्ट। इसी तरह टी एल, टी इज टाइम, एल इज लेटेस्ट। तो लेटेस्ट अकरेंस टाइम को हम टी एल से शो करते हैं और कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम को हम टी एस से शो करते हैं। लेटेस्ट अकरेंस टाइम इज टेकन एज, जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम होता है उसको हम कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम के तौर पे ही ले लेते हैं। तो दीज टू बोथ आर सेम थिंग, तो इसको हम टी एस से शो करते हैं। अगर हम लेटेस्ट अकरेंस टाइम को कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम लेते हैं तो उस वक्त हम टी एस से शो करेंगे। ठीक हो गया। तो ये सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट, वी विल चूज ई एज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, इसमें हमें 4 इवेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एक्टिविटीज हैं, राइट? एरोज आपकी एक्टिविटीज को शो करती हैं, सर्कल्स जो हैं जिनको नोड बोलते हैं या कनेक्टर बोलते हैं वो आपकी इवेंट को शो करते हैं। तो इसमें 4 इवेंट हैं, 3 एक्टिविटीज हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सब हर इवेंट के अंदर हमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और प्रिज्मेस्टिक टाइम हमें गिवन है। ठीक हो गया। इसी तरह इस इवेंट का भी, इस एक्टिविटी का भी एक्टिविटी गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड pessimistic times for the activities of a network shown in the figure are written above their arrows, right? If the contractual obligation time को जैसे पिछले, हाँ उसमें हमने जिक्र किया है कि लेटेस्ट अकरेंस टाइम भी बोलते हैं। इस 75, अगर 75 है तो लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट 2 का लेटेस्ट अकरेंस टाइम क्या होगा?
तो इसका निकालना है, तो इसके लिए हमें इन 3 टाइम्स को कंसीडर करना पड़ेगा और पर्थ का जो फार्मूला है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक हमारे पास 15 प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम, सही है, 4 मल्टीप्लाई बाई 28 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम 21 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारे पास आएगा 24.6 आंसर आता है, जिसका मतलब ये है कि 25 इज द राइट आंसर। मोस्ट क्लोजेस्ट टू 24.6 इज 25, so option B will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 93 हमारा हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। Pick up the correct statement from the following. Forward pass is used for calculating earliest expected time. जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था पे जो थ्योरी की वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर एक नेटवर्क डायग्राम में मैंने ये बताया था कि आप कोई भी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो जो नोड होता है, जैसे स्क्वायर नोड्स होते हैं, उसके ऊपर टॉप जो 2 कॉर्नर्स होते हैं उनके ऊपर हम अर्लीस्ट टाइम्स लिखते हैं और बॉटम कॉर्नर्स पे हम आपका लेटेस्ट टाइम लिखते हैं, राइट। तो टॉप पे जो हमें अर्लीस्ट टाइम आता है उसके लिए हम फॉरवर्ड पास मेथड यूज करते हैं, उससे हमें अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम मिलते हैं। और उसको साइकिल को कंप्लीट करने के बाद जब हम रिवर्स में आते हैं तो उसमें हम स्क्वायर के बॉटम जो 2 कॉर्नर हैं उनके अंदर जो टाइम लिखते हैं उसको हम लेटेस्ट अकरेंस टाइम बोलते हैं। उसके लिए हम फिर रिवर्स में करते हैं, उसको हम बैकवर्ड पास बोलते हैं, ठीक हो गया। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं चाह रहा हूँ कि ये एक दफ़ा इसके अंदर टोटल 126 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएं, तो लास्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं 1 या 2 वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फॉरवर्ड पास मेथड के, बैकवर्ड पास मेथड के। तो उससे हमें इन चीज़ों का आइडिया भी हो जाएगा, मेथड का भी हमें समझ आएगा कि फॉरवर्ड पास मेथड बैकवर्ड पास मेथड कैसे होता है। उसके अलावा फिर अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट अकरेंस टाइम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे तो वो चीज़ें वहां से आइडिया होंगी। तो यहाँ पे जो है हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो जैसे मैंने कहा कि फॉरवर्ड पास जो होता है हम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए यूज करते हैं, राइट है ऑप्शन बी। बैकवर्ड पास मेथड जो होता है उसमें हम लोग लेटेस्ट अकरेंस टाइम निकालते हैं, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इज यूज्ड इफ देयर आर मोर देन वन वैल्यू ऑफ एनी इवेंट। अगर किसी इवेंट के अंदर एक से ज्यादा अगर वैल्यूज हैं तो उस वक्त हम लोग अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है उसका मैक्सिमम जो टाइम होगा वो हम कंसिडर करते हैं। इसी तरह अगर क्या कहते हैं लेटेस्ट अकरेंस टाइम हो तो उसमें फिर हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, जैसे ऑप्शन डी में बोला। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राइट हैं। तो अगर ऑप्शन ई में ऑल ऑफ अबव है, ऑप्शन ई ऑल ऑफ अबव, सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट, ठीक हो गया। तो ये चीजें जिनको क्लियर नहीं हो रही हैं उसके लिए ये है कि इसके बाद एक और वीडियो बनेगी जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो लास्ट 2 वीडियोस होंगी उसके अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन in which we need to choose the correct statement from the given statements. So let's see the statements. Statement A में कह रहा है कि the difference of latest occurrence time and earliest expected time is called SLAC, जिसको हम बोलते हैं TL माइनस TE बोलते हैं, ठीक हो गया। SLAC टाइम निकालने के लिए हम लोग हमारा जो लेटेस्ट अलाउबल टाइम होता है उसको हम माइनस करते हैं अर्लीस्ट जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे माइनस करते हैं, जो ड्यूरेशन आती है उसको हम स्लेक टाइम बोलते हैं। स्लेक पर वाले मेथड में हम स्लेक इस वर्ड को यूज करते हैं और सीपीएम में क्रिटिकल पाथ मेथड में इसी सेम चीज को हम लोग फ्लोट बोलते हैं, ठीक हो गया। तो स्टेटमेंट ए इज राइट, द एक्टिविटीज कनेक्टिंग द इवेंट्स हैविंग जीरो स्लेक लाइज ऑन द क्रिटिकल पाथ। सही बात है, क्रिटिकल पाथ के ऊपर हमेशा आपका स्लेक या फ्लोट हमेशा जीरो होता है। एक्टिविटीज का स्लेक या फ्लोट हमेशा क्रिटिकल पाथ के ऊपर जीरो होगा। अगर जीरो नहीं होगा आपका स्लेक या फ्लोट तो उस पाथ को हम क्रिटिकल पाथ नहीं बोल सकते। द क्रिटिकल पाथ कंज्यूम्स मैक्सिमम टाइम, जैसे बोला था कि पीछे काफी वीडियोस में जिक्र किया और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि क्रिटिकल पाथ जो है आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करता है और शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक हो गया। टाइम मैक्सिमम होता है, पाथ शॉर्टेस्ट होता है, ये आपने याद रखना है। ये दोनों चीजें कंफ्यूज कर देती हैं काफी क्वेश्चन, ये रिपीट होता है कि इसमें या तो वो पाथ से रिलेवेंट देते हैं या फिर टाइम से रिलेवेंट देते हैं। तो टाइम आपका क्रिटिकल पाथ के ऊपर मैक्सिमम होता है और आपका जो है पाथ शॉर्टेस्ट पाथ
क्रिटिकल पाथ का जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है और मैक्सिमम टाइम होता है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट, ऑप्शन डी, वी विल चूज ऑप्शन डी। 196 इसमें फिर नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है। जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि ये टीई जो लिखा हुआ है ये आपका है लेटेस्ट अलाउबल टाइम है। टीएल इज लेटेस्ट अलाउबल टाइम, टीई इज, ये आपको शो कर रहा है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये टीई वाले जितने भी सीरीज में है वो निकालने के लिए हम फॉरवर्ड पास मेथड यूज करते हैं, और इसके बॉटम में जो टीएल लिखा वो निकालने के लिए हम यहाँ से रिवर्स जो मेथड है बैकवर्ड पास जिसको बोलते हैं बैकवर्ड पास मेथड यूज करते हैं। तो आपका हमेशा क्रिटिकल पाथ को फॉलो करके करेंगे तो रिवर्स जो आपके क्या कहते हैं अर्लीस्ट से जो स्टार्ट किया हुआ था जीरो लिया है, तो रिवर्स करके जब एंड में दोबारा पहुंचेंगे तो उसका आंसर भी जीरो आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल पाथ अलोंग द इवेंट हमने निकालना है, इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। तो ये हमें ऑप्शंस गिवन है 1 2 4 5 6। आप अगर 1 2 4 5 6 देख लेते हैं तो क्रिटिकल पाथ का हमने बोला था कि मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग जो होगा वो होगा। इसमें एक चीज मिस्टेक है कि यहाँ पे जो इस और इसके बीच में जो है 3 ड्यूरेशन था वो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसमें आप टाइम काउंट करके देख लें सारे पाथ्स में, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ वो आपका है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6। इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, मैक्सिमम टाइम लग रहा है, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है। ऑप्शन सी आप चूज करेंगे। इसमें आपने सारे जो पाथ होंगे उनके ऊपर टाइम कैलकुलेट करके चेक करना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम किस में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। अब क्वेश्चन नंबर 97, 98 और 99 ये तीनों क्वेश्चन जो है एक ही फिगर से रेलेवेंट है, और इसमें आई थिंक फिगर मिसिंग है। 97 में कोई फिगर देना था, इन लोगों ने वो फिगर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 97, 98 और 99 को स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपका है इन सीपीएम एनालिसिस। सीपीएम एनालिसिस में हम किन चीजों को कंसिडर करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एम्फेसाइसिस इज गिवन टू एक्टिविटीज, दिस इज राइट, क्योंकि पर्ट में जो है हम लोग इवेंट्स पे एम्फेसाइज करते हैं, सीपीएम में हम एक्टिविटीज पे एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड। सो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी अनसर्टेनिटीज आर नॉट अलाउड। सीपीएम के अंदर अनसर्टेनिटीज जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें एक ही टाइम कंसिडर कर रहे होते हैं। पर्ट के अंदर अनसर्टेनिटीज अलाउड है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग 3 टाइम कंसिडर करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। सो ऑप्शन बी भी राइट है सीपीएम के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन सी एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। सीपीएम के अंदर एक्टिविटीज को हम एरो से ही शो करते हैं। जो एरो का आपका हेड की तरफ एक आपका इवेंट होता है, टेल पे एक इवेंट होता है। टेल पे जो इवेंट होता है उसको हम बिगनिंग इवेंट आपका होता है, स्टार्टिंग इवेंट, और हेड पे जो है आपका एंडिंग इवेंट होता है। ये ऑप्शन भी राइट है। डी में कह रहा है बिगनिंग एंड एंड ऑफ एन इवेंट आर डोनेटेड बाय नोट्स। इसको हम डोनेट करते हैं नोट्स, सर्कल से, स्क्वायर से या ट्राइंगल से, या उसके अंदर ट्रापेजॉइडल कोई भी शेप बना के हम जो शो करते हैं फर्स्ट और लास्ट एक्टिविटी को, फर्स्ट और लास्ट इवेंट को, सॉरी, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, तो उनको हम नोट्स बोलते हैं या फिर उनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन भी राइट है, तो वी विल चूज ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आ रहा है और आंसर भी ऑल ऑफ द अबव इन लोगों ने दिया हुआ है। तो इससे ये है कि मतलब सिर्फ इसमें फायदे वाली चीज ये है कि इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स ऑल ऑफ द अबव वाली ई से ऊपर जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं उनको स्टडी करने से हमें इससे रिलेटेड और कोई एमसीक्यूज आ जाएं तो उनको सोल्व करने में आसानी होती है। अदरवाइज ऑगर के अंदर ज्यादातर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला कि 99% क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ रहा है उसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन उन लोगों ने ऑल ऑफ द अबव ही रखा हुआ है। तो अगर ऑगर से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो फिर ज्यादातर क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन आ रहा है। तो इसीलिए स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो चेंज करते हैं किसी और बुक से दे देते हैं या फिर स्टेटमेंट्स में कोई चेंजिंग कर लेते हैं, तो जिन लोगों ने सिर्फ ऑगर पढ़ा हुआ वो ये कंसिडर ना कर लें कि वो मतलब इस ऊपर वाले स्टेटमेंट सारे करेक्ट ही हैं। तो एक दफा सारे स्टेटमेंट गौर से पढ़ना लाजमी है।
तो इसमें भी हमें पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए रिगार्डिंग सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस मेथड ऑफ अ प्रोजेक्ट्स। पहला स्टेटमेंट है अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट फ्रॉम विच द एक्टिविटी एरो ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जहां से आपका एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होता है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम होता है, उसी को हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोलते हैं उस एक्टिविटी का। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट फ्रॉम विच द एक्टिविटी एरो ओरिजिनेट्स प्लस द ड्यूरेशन। अब अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और ड्यूरेशन को जब आप ऐड करते हैं तो उससे आपका क्या आता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपका अर्लीस्ट, अगर आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 है इस फिगर में, जैसे मैं इसको थोड़ा नीचे करके फिगर आपको दिखा देता हूँ। अब इस एक्टिविटी को आप ले लें 1 और 2 इवेंट को ले लें और इस एक्टिविटी में 3 डेज का लग रहा है, तो इसका जो है आपका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम 0 है, राइट, स्टार्ट है तो 0 हो गया। तो इसको हम 3 ड्यूरेशन है इसके साथ ऐड करते हैं तो आपका क्या आता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाता है। ठीक हो गया, जो कि 3 है। इस इवेंट का अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा और वहीं इसका अर्लीस्ट आपका क्या कहते हैं स्टार्ट टाइम हो जाएगा इस इवेंट का। इस इवेंट के लिए वो फिनिश टाइम हो जाएगा। तो 3 जिस तरह है, कहने का मतलब ये है कि अर्लीस्ट को आप ड्यूरेशन के साथ ऐड कर लेते हैं तो आपका फिनिश आ जाता है नेक्स्ट इवेंट का। इसी तरह लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ नोड ऑफ विच द एक्टिविटी एरो टर्मिनेट्स माइनस द ड्यूरेशन। अब इसमें आप 3 से इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाता है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जैसे इस 3 से ड्यूरेशन 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपका हमेशा रिवर्स जो हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं उसमें आ जाता है, और आपका जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम वगैरह अर्लीस्ट से रिलेटेड जो है वो आपका फॉरवर्ड जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें आ जाता है। ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी भी राइट है। ऑप्शन डी है द लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द नोड एट विच द एक्टिविटी एरो टर्मिनेट्स इज कॉल्ड लास्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम। जहां पे आपका एक्टिविटी एरो एंड होता है, टर्मिनेट होता है, इस उसमें जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग होती हैं, एक दूसरों से काफी रेलेवेंस रखती हैं। इसके लिए ये है कि हम, जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जब एंड होंगी तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड, तो उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वो न्यूमेरिकल करने के बाद आप दोबारा इस तरह के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे तो आप इजीली इनको इसमें से चूज कर सकते हैं कि राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। तो इसमें जो है सारे ऑप्शंस राइट हैं, तो वी विल चूज ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, ये नेटवर्क डायग्राम गिवन है, इसके अंदर हमसे पूछ रहा है कि इस नेटवर्क डायग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने देखना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए में कह रहा है एट नोड 4 द एक्टिविटीज सी एफ एंड ई। नोड 4 के ऊपर एक्टिविटी सी एफ एंड ई है। नोड 4, ये हमारा नोड 4 है, इसके ऊपर एक्टिविटी एफ सी और ई यहाँ पे आके एंड हो रही है, तो स्टेटमेंट ए राइट है। नोड 4 एक्टिविटी एच एंड जे स्टार्ट्स। नोड 4 पे एक्टिविटी एच और जे स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है ये आपका नोड 4 है, इसके ऊपर स्टेटमेंट आप क्या कहते हैं एक्टिविटी एच भी स्टार्ट हो रहा है और एक्टिविटी जे भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट में कह रहा है सी एफ एंड ई आर प्रेडिसर्स एक्टिविटीज टू सक्सेसर एक्टिविटीज एच एंड जे। कह रहा है कि सी एफ और ई जो हैं एच और जे के प्रेडिसर्स हैं, उससे पहले की एक्टिविटी है। सक्सेसर उसके बाद वाले को बोलते हैं। तो एच और जे से पहले कौन सी एक्टिविटीज है देखते हैं। एच और जे से पहले की एक्टिविटीज हमारी एफ सी और ये हमारा ई, एफ सी और ई राइट है। ये भी एक्टिविटी एम कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द एक्टिविटी जी एंड एच आर कंप्लीटेड। कह रहा है कि एक्टिविटी एम जो है स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक जी और एच कंप्लीट ना हो जाए। लेट्स सी, जी और एच कहाँ है आपके, ये आपका एच है, ये जी है और ये एक्टिविटी एम है। अब एक्टिविटी एम को स्टार्ट होने के लिए लाजमी है कि आपका एच और जी कंप्लीट हो, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो वी विल चूज ऑल ऑफ द अबव एज द राइट आंसर।
नेक्स्ट 103, इसमें हम लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है देख लें। स्टेटमेंट 1 ए से लेकर डी तक 4 स्टेटमेंट है। ये इनको हम एक दफा रीड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर द एक्टिविटी। ये तो करेक्ट है क्योंकि आपका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो आपका एक्टिविटी का होता है, उनको हम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी के लिए जो अवेलेबल मैक्सिमम टाइम है वो आता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर द जॉब एंड एक्चुअल टाइम इट कंज्यूम्स इज कॉल्ड टोटल फ्लोट। जैसे फ्लोट के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था कि आपके पास जितना भी मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 डेज अवेलेबल हैं किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग उस काम को जो है 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो उन दोनों की डिफरेंस कितना आएगा? 4 आता है। 4 को हम फ्लोट बोलते हैं, टोटल फ्लोट। तो ये डेफिनेशन भी राइट है टोटल फ्लोट का। सी में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड टोटल फ्लोट। ये भी टोटल फ्लोट का ही डेफिनेशन है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये इसको इन लोगों ने चेंज किया हुआ है ना, ये सेम स्टेटमेंट है, वर्डिंग चेंज की हुई है। तो टोटल फ्लोट का ये भी डेफिनेशन है। द डिफरेंस बिटवीन द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ऊपर वाले में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बोल रहा था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड ऑफ एन एक्टिविटी एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी इज कॉल्ड फ्री फ्लोट। अब टोटल फ्लोट में हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को माइनस करते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से, और फ्री फ्लोट में हम क्या करते हैं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम से हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को माइनस करते हैं, तो आपका फ्री फ्लोट होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देखना है, क्योंकि इसमें फ्री फ्लोट में जो है आप हमेशा अर्लीस्ट फिनिश टाइम को माइनस करते हो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से, इसमें अर्लीस्ट का जिक्र है। ठीक हो गया। और टोटल फ्लोट वाले में लेटेस्ट का जिक्र होगा, लेटेस्ट स्टार्ट से हम अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस कर लेंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राइट हैं, इसमें कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। तो नन ऑफ दिस हम चूज करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। इधर कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो वी विल चूज नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104। अब फ्लोट के तीन टाइप होते हैं, एक टोटल फ्लोट होता है, एक फ्री फ्लोट होता है, एक इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। ठीक हो गया। टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का फार्मूला तो हमें यहाँ से पता चल गया। इसी तरह इंडिपेंडेंट फ्लोट का भी एक फार्मूला होता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट का फार्मूला आपका जैसे ये है कि इसमें ये T1 आपका शो कर रहा है लेटेस्ट फिनिश पॉसिबल टाइम को, इसको हमने माइनस करना होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम होता है उससे माइनस करना है। फिर उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी से माइनस करेंगे, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट फ्लोट आता है। तो ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि हमें इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का डिफरेंस निकाल के उसको फिर एक्टिविटी के ड्यूरेशन से माइनस करना है। इसमें पहले एक्टिविटी की ड्यूरेशन को लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी गलत है, इसमें प्लस किया हुआ है, माइनस साइन आएंगे, ये भी गलत है। सी में भी प्लस किया हुआ है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि हमने जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम को माइनस करना है अर्लीस्ट स्टार्ट जो पॉसिबल टाइम है उससे माइनस करके फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी से माइनस करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105। इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ड्यूरेशन बिटवीन द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग इवेंट एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ सक्सीडिंग इवेंट इज कॉल्ड फ्लोट। फिर वही जिक्र है, फ्लोट का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह फ्री फ्लोट का डेफिनेशन है, फ्री फ्लोट का भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इंडिपेंडेंट फ्लोट का भी पढ़ा है, और इंटरफेयरिंग फ्लोट। द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। अब ये जो ऊपर टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट हम लोगों ने निकाला, इनके डिफरेंस को फिर हम लोग इंटरफेयरिंग फ्लोट बोलते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राइट है। तो यहाँ पे आज की वीडियो के जो क्वेश्चन हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो है 106 से लेके 126 तक रिमेनिंग क्वेश्चन हमको कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग जो हैं ये कर लेंगे कि एक वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उससे सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। उसके अलावा एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग
रिमेनिंग थ्योरी है उसको कवर कर लेंगे, जैसे फ्लोट के टाइप्स वगैरह हैं, स्लेक और फ्लोट में डिफरेंस क्या है, सीपीएम और पर्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या है, उनको एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे। उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हो रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर। ठीक हो गया। जैसे हमारे कुछ टर्म्स वगैरह हैं जिनके अंदर हम लोग काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि मतलब इवेंट क्रिटिकल पाथ, स्लेक और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, टोटल फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, फिर हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक हो गया। इन सब के डिफरेंसेस हमें तभी समझ आएंगे जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो कमिंग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 126 तक रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ थ्योरी, रिमेनिंग थ्योरी और कुछ 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट